फॉर लूप के बारे में देखते हैं। इससे पहले हमने दो लूप्स पढ़ी हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो अब थर्ड लूप है सी लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप। तो तीन ही तरह की लूप्स हैं आपके सी लैंग्वेज के अंदर, तो थर्ड ये हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप का भी वही काम है जिस तरह हमने दूसरी लूप्स पढ़ी हैं, वाइल और डू वाइल लूप। किसी भी लूप का काम हम किसी भी लूप से कर सकते हैं, यानी कि अगर हम फ़र्ज़ करें एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो तकरीबन वही का वही प्रोग्राम हम दूसरे लूप्स के अंदर भी बना सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो डिफरेंस है तीनों लूप्स में वो सिंटेक्स का डिफरेंस है। बाकी वाइल और डू वाइल वो एक अलहदा है और फॉर सेपरेट है। फॉर को काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है कि हमें कितनी दफ़ा लूप्स को एग्जीक्यूट करना है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसको कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है। इसी वजह से उसे काउंटर कंट्रोल लूप कहा जाता है। और जो वाइल और डू वाइल हैं उन्हें सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है। तो उनमें हमें कोई ऐसी कंडीशन सेट कर सकते हैं कि जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होती तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहे। मिसाल के तौर पर मैं ये कंडीशन सेट कर सकता हूँ कि जब तक कीबोर्ड से कोई भी की मैं प्रेस ना करूँ तो तब तक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहें। ये वाइल और डू वाइल में ऐसा काम किया जा सकता है, लेकिन फॉर लूप में ऐसा काम नहीं किया जा सकता। फॉर लूप बेसिकली मतलब काउंटिंग के लिए यूज़ होती है कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम स्टेटमेंट्स को ये चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो फॉर लूप इट एक्सिक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। इट इज़ ईजी, ये आसान है, एंड द मोस्ट प्रोग्रामर है यूज़ दिस लूप। और ज़्यादातर जो प्रोग्रामर हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो फॉर लूप को ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये लिखने में इसका जो सिंटैक्स है वो आसान है। इसका सिंटैक्स क्या है? फॉर का कीवर्ड आएगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में अब तीन चीज़ें आएंगी। वाइल और डू वाइल में हमने पैरेंथेसिस में देखा कि कंडीशन वहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़ इनिशियलाइजेशन, कि लूप ने कहाँ से स्टार्ट होना है, वो पैरेंथेसिस का पहला पार्ट होगा इनिशियलाइजेशन। वाइल और डू वाइल में हम यहाँ पर मेंशन करते थे कि इंट ए इज इक्वल टू 1। इनिशियलाइजेशन ये है कि ए की वैल्यू 1। इस तरह अगर वाइल की बात करें उसमें भी ऐसा था, ये हमने ए इज इक्वल टू 1 लिखा है। तो ये इनिशियलाइजेशन वाइल और डू वाइल में लूप से बाहर होती है, लेकिन फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप की जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर होगी इनिशियलाइजेशन। उसके बाद सेमी कॉलन होगा, उसके बाद कंडीशन होगी। जो भी कंडीशन हमने वाइल और डू वाइल में जैसे लगाई है वैसी ही कंडीशन यहाँ पर होगी। उसके बाद फिर सेमी कॉलन होगा, और थर्ड पार्ट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। कि जैसे हमने देखा था कि ए प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी वही होगा कि हम या तो इंक्रीज़ करेंगे वैल्यू या क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट और उसके अंदर आ जाएंगी स्टेटमेंट्स, जिस तरह हमने बाकी लूप्स में देखा। अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो उसके लिए ये करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपने लूप के अंदर लिखनी है तो उसके लिए फिर करली ब्रैकेट्स लाजमी होंगी। तो एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप की, कि वही वाली ये एग्जांपल है जो हमने वाइल और डू वाइल में भी देखी है कि 5 टाइम जो हेलो का वर्ड है वो आप डिस्प्ले करवाना है। तो एक वेरिएबल बनाया आपने इंट टाइप का ए, लेकिन अब यहाँ पर देखें आपने इसे यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया, ए को वैल्यू 1 नहीं दी। वाइल और डू वाइल में आपने ऐसा किया था। अब ये काम आपने लूप के अंदर करना है। फॉर लूप स्टार्ट हुआ यहाँ से, अब इसके 3 पार्ट हैं। ये यहाँ पर आपने वेरिएबल को वैल्यू दे दी ए इज इक्वल टू 1, कि लूप ए 1 से स्टार्ट होगा।
उसके बाद ये आपका दूसरा पार्ट है कंडीशन का, ए लेस देन और इक्वल टू 5, कि ए लेस देन और इक्वल टू 5 की जो कंडीशन है वो 5 तक ट्रू रहेगी। उसके बाद ए प्लस प्लस, ये आपका कौन सा होगा, इंक्रीमेंट का पार्ट होगा। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आ गई। और इसकी ये बॉडी आ गई, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आपको ये करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा भी दें तो एरर नहीं आएगा। तो क्या है, प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन, ये वही स्टेटमेंट है कि हेलो का वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, हर दफ़ा नई लाइन पर डिस्प्ले होगा। इसको रन करते हैं। ये पहले वाली आउटपुट आपको नज़र आ रही है, वो टू वाइल लूप की थी, बिल्कुल ऐसी ही आपकी फॉर लूप की होगी। देखें 5 टाइम हेलो डिस्प्ले हो गया है। तो इसमें थोड़ी सी मैं अभी चेंजिंग करता हूँ कि मैं अब फ़र्ज़ करें मैं डिस्प्ले करवाता हूँ काउंटिंग 5 से 1 तक। पहले हमने देखी है कि 1 से 5 तक काउंटिंग हमने डिस्प्ले करवाई थी वाइल लूप के ज़रिए। तो अब मैं उसका रिवर्स करता हूँ कि 5 से लेकर 1 तक काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है। तो अब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 5 से लेकर 1 तक चलेगा। तो यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से, और कंडीशन में चेंज करता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद अब इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो डिस्प्ले होता रहेगा यहाँ पर वही जो नंबर होगा। तो अब क्या होगा कि ए की वैल्यू मैंने 5 सेट कर दी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद क्या डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर आके परसेंट डी की जगह क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, ए की वैल्यू क्या होगी शुरू में 5 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद स्लैश एन होगा, न्यू लाइन पे कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए माइनस माइनस, ए की वैल्यू में एक की कमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। फिर कंडीशन चेक होगी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंट्रोल जहाँ पर आएगा ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 4, स्लैश एन होगा। फिर ए माइनस माइनस होगा, ए की वैल्यू में एक की फिर कमी हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 रह जाएगी, कंडीशन फिर भी ट्रू है, यहाँ पर आके 3 डिस्प्ले होगा, फिर 2 होगा। फिर क्या होगा, जब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कंडीशन चेक होगी 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन तो नहीं है 1 से, लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पर आके ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी यानी कि 1, फिर ए की वैल्यू में फिर एक की कमी हुई तो कितनी बचेगी 0, कंडीशन चेक होगी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखें 5 से लेकर 1 तक नंबर आपके डिस्प्ले हो गया। डिसेंडिंग, इसे कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू पहले होती है, उसके बाद फिर लोएस्ट वैल्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद एक हम और एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप की। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र, कि हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी नंबर का जो हम कीबोर्ड से इनपुट करवाएंगे। जैसे कैलकुलेटर के ऊपर भी फैक्टोरियल का एक फंक्शन होता है कि उसमें हम वैल्यू देते हैं तो वो फैक्टोरियल फाइंड करके हमें दे देता है। हम उसे वैल्यू देते हैं, फैक्टोरियल का की प्रेस करते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन उसकी बैक साइड पर कौन सा प्रोग्राम लिखा होता है, तो वो इस तरह का प्रोग्राम हो सकता है कि आप उसे इसको नंबर दें और आपको फैक्टोरियल फाइंड करके वो दे दें। फैक्टोरियल फाइंड कैसे होता है कि फ़र्ज़ करें अगर आपने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, 3 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा इसमें कि
कि 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या होगा 3 का फैक्टोरियल, यानी कि कितना बना ये 6, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6। इस तरह अगर 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो कितना होगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी वो कितना बन जाएगा 64। तो इस तरीके से फैक्टोरियल क्या होता है फाइंड होता है। तो फ़र्ज़ करें अगर हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना होगा, तो लूप हमें चलाना होगा 1 से लेकर जो नंबर हम इनपुट करवाएंगे, यानी कि अगर 4 इनपुट करवाया तो लूप चलेगा 1 से 4, अगर 3 इनपुट करवाया तो 1 से 3, अगर 6 इनपुट करवाया तो 1 से 6, यानी कि जो नंबर हम इनपुट करवाएंगे वहाँ तक लूप चलेगा। तो 3 वेरिएबल बना लिए, एक n जो नंबर इनपुट करवाएंगे जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, c ये लूप के लिए बना लिया जहाँ से लूप चलना स्टार्ट होगा, और ये f फैक्टोरियल का रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए शुरू में इसको वैल्यू क्या दे दी 1। मैसेज डिस्प्ले करवाया कि नंबर इनपुट करवाएं, और स्कैनएफ के ज़रिए हमने वो नंबर n के अंदर स्टोर कर लिया जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करवाना है। उसके बाद क्या लगाया हमने लूप लगाया। लूप अब कहाँ से चला रहे हैं हम 1 से चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और कहाँ तक चल रहा है c लेस देन इक्वल टू n, कि जब तक c की वैल्यू n से लेस देन या इक्वल टू रहती है तो ये लूप चलता रहेगा, और c प्लस प्लस एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। फ़र्ज़ करें n के अंदर यहाँ पर मैंने इनपुट करवाता हूँ 3, तो n की वैल्यू 3 होगी, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 से लेकर 3 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा और एक एक का इजाफा होगा। तो शुरू में c की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पर आ गया। f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई c, f की वैल्यू शुरू में क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है ये भी 1, तो कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, f के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसके बाद c प्लस प्लस होगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई c, f की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, और 2 किसके अंदर दोबारा स्टोर हो जाएगा f के अंदर, यानी कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उसके बाद c प्लस प्लस होगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है क्योंकि इक्वल टू है, कंट्रोल फिर यहाँ पर आया f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई c, f की वैल्यू 2 हुई है, c की वैल्यू 3 होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो किसके अंदर स्टोर होगी f के अंदर, f की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। फिर c प्लस प्लस हुआ, c की वैल्यू क्या होगी 4, तो कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स होगी, तो जो कंट्रोल होगा ये लूप की बॉडी होगी इससे बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे लूप से बाहर आया, हमने जो f जो वेरिएबल है जिसके अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया है वो हमने डिस्प्ले करवा लेना है। क्या है फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, कि फैक्टोरियल ऑफ %d इज %, यहाँ पर हम एक वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि ये वैल्यू कौन सी होगी जो हमने इनपुट करवाया है n, जो n इनपुट करवाया है हमने वो यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा इस %d, कि जो हमने n इनपुट करवाया है, फ़र्ज़ करें जो 3 इनपुट करवाया है उसका फैक्टोरियल क्या है वो भी %d है, वो इस %d की वैल्यू कहाँ से आएगी इस f से। तो पहले %d की वैल्यू कहाँ से आएगी n से, और दूसरे %d की वैल्यू कहाँ से आएगी f से, यानी कि यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं नंबर इनपुट करवाता हूँ 3, देखें फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, यहाँ इस %d पे n की वैल्यू डिस्प्ले हुई यानी कि 3,
और इस परसेंट डी पे एफ की वैल्यू डिस्प्ले हुई जो कि कैलकुलेट हो चुकी है फैक्टोरियल, जिसका क्या है 6। इस तरह दोबारा रन करता हूँ, 4 का फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि रिजल्ट ये सही प्रोड्यूस कर रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मज़ीद हम देखेंगे कि मज़ीद प्रोग्राम हम देखेंगे और कंपैरिजन भी देखेंगे। तीनों लूप्स के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे कि सिंटैक्स का क्या डिफरेंस है और वो ये किस तरीके से काम करते हैं।